जब भी हमारी कोई एग्जामिनेशन होती है, हम बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करते हैं इन द प्रिपरेशन जर्नी ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। वो किसी भी वजह से हो सकती हैं। आप नर्वस थे, आपने पैनिक में आकर प्रिपरेशन में वो गलतियां की हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और जिसका रियलाइजेशन हमें होता है एग्जामिनेशन होने के बाद, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। फिर हम सोच रहे होते हैं काश मैंने वो गलतियां ना की होती, काश मैंने इस चीज को इस तरीके से कर लिया होता, लेकिन तब बहुत लेट हो चुका होता है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आरबीआई ग्रेड बी की, तो आरबीआई ग्रेड बी का फेज वन एग्जामिनेशन आपका बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। सो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं, और हर साल एग्जाम फेज वन हो जाने के बाद वो पछताते हैं कि काश मैंने ऐसी गलती ना की होती, काश मैंने इसको इस तरीके से ना लिया होता। तो बहुत ही कॉमन गलती आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप ये गलतियां ना करें अपने फेज वन में, और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, फेज वन क्लियर करने के जो चांसेस हैं, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए, और आप फेज टू में डेफिनेटली यहां पर जाकर एग्जाम दे पाए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अराउंड 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स कमिट इन द फेज वन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड विच यू हैव टू अवॉइड। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहली मिस्टेक की, सबसे पहली मिस्टेक जो होती है एग्जामिनेशन के पास आते टाइम मल्टीपल सोर्सेस को रेफर करना। देखिए, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस होंगे जहां पर अब आपको क्या मिलेंगे, आपको स्मॉल स्मॉल पीडीएफ्स मिलना चालू हो जाएंगी। आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत छोटे छोटे मैगजीन्स मिलना चालू हो जाएंगी, बहुत छोटे छोटे पीडीएफ्स मिलना चालू हो जाएंगी। बट फ्रेंड्स, बिलीव मी, उनको बिल्कुल भी रेफर नहीं करना है। ठीक है, ऐसे वक्त में ऐसी चीजें देखकर हम थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं, और हमें लगता है इससे मैं रिवाइज कर लूंगा। फ्रेंड्स, उससे आप रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं, उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। होता क्या अल्टीमेटली, अगर आपने पिछले 1 सालों में या पिछले कुछ महीनों में आपने जिस सोर्स से पढ़ा है, जो भी मैगजीन आपने पढ़ी है, आपको वो मैगजीन पढ़ने में कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगेगा। जबकि आपको लगेगा मैं छोटी सी पीडीएफ पढ़ रहा हूं, अभी मैं उसको पढ़ लूंगा जल्दी, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। रीजन बीइंग कि वो जो आपने मैगजीन पहले पढ़ी होती है, उसको आपने बहुत बार पढ़ी है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में सारी चीजें आपको पता है, सेम है कहीं ना कहीं कि इस पेज में ये पर्टिकुलर फैक्ट दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं छप गए हैं आपके माइंड में। तो जब आप उसको पढ़ते हैं, आपको टाइम बहुत कम लगाना पड़ता है, एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ता है। कंपैरेटिवली जब आप कोई नई चीज पढ़ेंगे, तो आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको भले लग रहा है कि वो क्वांटिटी में कम है, कम पेजेस की है, बट फ्रेंड्स बिलीव मी, उसमें टाइम आपको बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस टाइम पर जब यहाँ पर फेज वन आपका बहुत जल्दी होने वाला है, आपको कोई भी नए सोर्स रेफर नहीं करने हैं। चाहे वो सोर्स कितना भी छोटा हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की कितनी भी छोटी मैगजीन हो, कितना भी छोटा कंपाइलेशन हो, फ्रेंड्स, यू आर नॉट सपोज टू रेफर एनी पर्टिकुलर सच मैगजीन और सच पीडीएफ। इट इज नॉट अबाउट करंट अफेयर्स ओनली, कोई भी कंपोनेंट फेज होंगे, चाहे कॉन्ट है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे करंट अफेयर्स है। द थिंग इज दैट यू आर नॉट सपोज टू रेफर एनी न्यू सोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द फेज वन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। हम जनरली किसी भी एग्जाम के लिए हम नई पीडीएफ देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, और हम उसको रेफर करना चालू कर देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एस्पिरेंट्स कमिट। ये आपको नहीं करना है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं कि फेज वन आपका क्लियर हो। सेकेंड बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो आप यहां पे एक्सपीरियंस करते हैं, फोकसिंग ऑन ऑल द टॉपिक्स इन कॉन्ट, रीजनिंग और इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं हम आरबीआई ग्रेड बी के फेज वन के रिगार्डिंग कर रहे हैं। एक चीज आप यहां पर समझिए, इफ आई टेल यू द कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करें यहां पे कॉन्ट, रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ही कम है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप जाकर हमारे टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल में जाकर वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। बहुत ही कम कट ऑफ है, और फ्रेंड्स बिलीव मी, उस कट ऑफ के लिए यहां पर आपको सारे टॉपिक्स करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स आपको करने हैं, जिसकी हेल्प से आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक चीज समझिए, फेज वन इज क्वालिफाइंग, ठीक है, फेज वन क्वालिफाइंग है। वहां पर आप 200 आउट ऑफ 200 लेकर आइए, ठीक है। चाहे अगर कट ऑफ आपका 60 मार्क्स है, तो आप 60 मार्क्स लेकर आइए। दोनों ही एस्पिरेंट जो है वो फेज टू जाकर लिख रहे होंगे। सो आपको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो एफर्ट आप फेज टू की प्रिपरेशन पर लगाइए, जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगी। ठीक है, तो हमें यहां पर 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने हैं फेज वन में। हमें लाना है जितना भी कट ऑफ है, हमें बस कट ऑफ वाला मार्क है वो टच करना है, उससे थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर लेकर आना है, ताकि आप सेफ जोन में रहें, और इमीडिएटली आफ्टर फेज वन यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर फेज टू। उतना ही एफर्ट लगाइए जितने एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी आपके लिए, जो आपके फेज टू के कंपोनेंट्स को डेफिनेटली प्रभावित कर रही होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के, बल्कि आपको बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स करने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, कि फ्रेंड्स, क्वांट और रीजनिंग के हेल्प से आप कोशिश मत करिए कि आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करेंगे अगर आपका क्वांट एंड रीजनिंग वीक है। तो क्वांट एंड रीजनिंग में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए कि मुझे क्वांट और रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर करना है, 4-5 मार्क्स ऊपर का टारगेट रखना है कि इतना मैं सेफ जोन में आकर ले जाऊं। डेफिनेटली वो जो मार्क्स रहेंगे वो तो ओवरऑल कट ऑफ में आपके काउंट होंगे ही, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ को बढ़ाने
के लिए गाइस इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उस पे ज्यादा फोकस करिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए। उन कंपोनेंट्स में इंग्लिश में और करंट अफेयर्स में कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है। क्वांट एंड रीजनिंग में कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा, और वहां पर जो उसका आउटपुट है वो कंपैरेटिवली उतना नहीं मिलेगा, एडिक्वेट आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। स्मार्ट प्लेयर्स जो होते हैं, जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स होते हैं, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो यही चीजें एनालाइज करते हैं और उसी के हिसाब से प्रोसीड करते हैं। अगर आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के सारे टॉपिक्स करने बैठ जाएंगे गाइज, तो आपको 4-5 महीने लग जाएंगे कंपोनेंट खत्म करने में, और उतना टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, बट अगर आप इस ईयर एग्जाम देना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं, जिसकी हेल्प से यू कैन क्लियर द कट ऑफ ऑफ फेज 1। बट द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइज। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ये वाला आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, बोथ फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एज वेल एज फेज 2, दोनों के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो, आपका 25 मिनट्स का वीडियो है ये लगभग। इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स का, चाहे वो फेज 1 के चारों कंपोनेंट्स हो, चाहे वो फेज 2 के तीनों कंपोनेंट्स हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, इसको जरूर जाकर देखें। सो दिस इज द कॉमन मिस्टेक नंबर 2 जो एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब उनका एग्जाम पास में होता है, उन्हें लगता है मैं सब कुछ कर लूं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इवन। थर्ड कॉमन मिस्टेक इज कीप रिवीजन लास्ट इन प्रायोरिटी। आपको लग रहा होगा कि यार रिवीजन करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा मैं एक नया टॉपिक खत्म कर लूंगा। ठीक है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी फ्रेंड्स। वो आपको लग रहा है कि रिवीजन करना आपके लिए टाइम वेस्ट है और आप नया टॉपिक कवर कर लेंगे, लेकिन जब आप नया टॉपिक कवर कर लेंगे तब पीछे वाला कहीं ना कहीं आप भूल भी चुके होंगे, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो। आप थोड़ा सा कम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन जो आपने पढ़ा है गाइज, उसको इस तरीके से रखिए माइंड में कि अब ये चीज मेरी पक्की हो चुकी है। ठीक है, ये मेरा हिलने वाला नहीं है, यहां से मैं जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं डेफिनेटली कर लूंगा। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जेनरिक कि मुझे सारी चीजें पढ़ लेनी है एक बार, फोकस कर लीजिए। कुछ चीजें छूट भी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसको मैंने इस लेवल पर पढ़ा है कि व्हाट एवर क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट करेक्टली। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करना जरूरी है। अगेन दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हमें लगता है कि रिवीजन नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, और बाद में उसको उनको इसकी वैल्यू पता चलती है कि काश मैंने रिवाइज कर लिया होता। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में होगा क्या, एक्चुअल एग्जाम में आपको 2 या 3 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होगा, राइट। आपको लगेगा यार ये भी मैंने पढ़ा था या मैंने ये पढ़ा था, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं किया चीजों को। तो फ्रेंड्स पीरियोडिक रिवीजन करिए। पीरियोडिक रिवीजन का मतलब होता है कि आपने जैसे सपोज 4-5 टॉपिक्स खत्म कर लिए, उसके बाद आप एक रिवीजन शेड्यूल रखिए अपना 1-2 दिन का, आपने डेडिकेटेड होकर वो रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद अगेन उस टॉपिक्स को आप 15 से 20 दिन बाद फिर से रिवाइज करिए। तो पीरियोडिक रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, हम बोलते हैं कि एक काम करता हूं मैं पूरा कॉम्पोनेंट, पहले क्वांट का मैं पूरा कॉम्पोनेंट खत्म कर देता हूं, उसके बाद मैं रिवाइज करूंगा। ये चीज आप जब खत्म करते तब आपके ऊपर वाले 8-10 टॉपिक आप भूल चुके होते हैं, फिर आपको वापस से पढ़ना पड़ता है। आइडियली क्या करना है, आपको आपको 4-5 टॉपिक खत्म करना है। 4-5 टॉपिक का आप ग्रुप बना लीजिए कि हर 5 टॉपिक के बाद मैं चीजों को रिवाइज करूंगा। जैसे आपने 5 टॉपिक खत्म किए, 1-2 दिन का टाइम दीजिए खुद को, वो 5 टॉपिक रिवाइज करिए, फिर वापस नेक्स्ट 5 टॉपिक के लिए बढ़िए, और जो आपने पहले 5 टॉपिक किए उसको फर्दर 15 टू 20 डेज के बाद फिर से रिवाइज करिए। और एक चीज ये ध्यान रखिए, जितने बार आप रिवीजन करेंगे उतना टाइम आपका कम होता जाएगा। तो 2 चीजें, एक तो आपका टाइम भी बचेगा, और सेकंड चीज आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे बेसिकली कि यहाँ पे जो चीजें अब आपको आती है वो इस लेवल पर आती हैं कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर लेंगे। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, सुनने में बहुत कॉमन लगती है कि रिवीजन ठीक है देख लेंगे, बट ये चीज प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए गाइज, इसके कॉस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। फोर्थ नंबर की जो कॉमन मिस्टेक है गाइज, वो है आपकी अंडर एस्टिमेटिंग द मॉक टेस्ट। हमें लगता है कि मॉक टेस्ट टाइम वेस्ट है, मॉक टेस्ट में देख लूंगा बाद में। ठीक है, इस माइंडसेट से बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं और उनका रिजल्ट उनको पता चल जाता है एग्जामिनेशन के बाद। देखिए मॉक टेस्ट बेसिकली आपका क्या होता है, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, आप चाहे क्वांट पढ़ रहे हो, आप चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप अभी तक अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम में होना क्या है, आपके एग्जाम में चारों कंपोनेंट्स आने हैं। आपके एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और वहां पे चारों कंपोनेंट्स आपको पूछे जाएंगे। तब आपका रियल चैलेंज होगा, क्योंकि अभी आपसे मैं पूछ लूंगा, अगर आप क्वांट पढ़ रहे हैं, मैं क्वांट से कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप डेफिनेटली कर लेंगे उसको। लेकिन जब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स मैं एक साथ आपको दूंगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं पैनिक कर जाएंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें मॉक टेस्ट देना मैंडेटरी है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा मॉक टेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता होगा मॉक टेस्ट देके क्या होगा। फ्रेंड्स मॉक टेस्ट देकर ही आपका बेसिकली रियल सिमुलेशन होगा एग्जाम का, आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि पहले आप
किन क्वेश्चंस को आप पहले लेंगे किसी कंपोनेंट में, ठीक है, किस में कितना टाइम देंगे। आपको ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, आपको पजल्स वाले क्वेश्चन है, वो आप नहीं उठाएंगे, वो आप लास्ट में उठाएंगे, पहले आप कोडिंग डिकोडिंग वाले उठाएंगे। कहने का मतलब है कि वो स्ट्रेटेजी आप मॉक टेस्ट के थ्रू बना पाएंगे। अब जब आप पहली बार रियल एग्जाम में जाकर बैठेंगे बिना किसी मॉक टेस्ट के, तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 100 आपके लिए इक्वल होगा, ठीक है। उस कंपोनेंट में से इजी डिफिकल्ट आपके लिए सब कुछ इक्वल होगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है, आपके पास ये स्ट्रैटेजी नहीं कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। आपको ये नहीं पता है कि आपको 3-4 मिनट लगाकर पहले पूरे क्वेश्चंस देख लेने हैं एक बार, उसके बाद आपको मार्क कर लेना है कि मुझे ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स देखें, अगर आप क्वांट देखें, अगर आप इंग्लिश देखें, इनके लिए आपके पास 20-25 मिनट्स ही होते हैं बस। 25 मिनट्स में आपको सारे कंपोनेंट्स करना होता है गाइज। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, चीजों को एक बार पता होना चाहिए। आप हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 से आपने स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट हो, वहां पे पूरा टाइम आपका वहीं पर लग गया। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली करना ये चाहिए कि आप एक बार पूरा जो कंपोनेंट है उसको पूरा एक बार फटाफट 3-4 मिनट लगा के देख लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि इजी कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, आपने कौन सा पढ़ा है, उसको मार्क करके आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, ये तो जस्ट एक स्ट्रैटेजी हो गई। ऐसी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द अटेम्प्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। वो कैसे बनेगी आपकी, जब आप मॉक टेस्ट देंगे। इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, इस मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट देने का ये मतलब नहीं कि मैंने 10 मॉक टेस्ट या 20 मॉक टेस्ट दे दिए। फ्रेंड्स, आप चाहे 5 मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसको एनालाइज करिए। अगर आप 2 घंटे में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप इंश्योर करिए कि 2-3 घंटे में आप उसको एनालाइज करने के लिए टाइम दे रहे हैं। रीजन बीइंग कि जैसे हम क्या होता है, कई बार हम ब्लाइंड गेसेस मारते हैं एग्जाम में, और वो सही चीज सही हो जाती है। तो मॉक टेस्ट में आपको यही चीज देखना है कि आपने किस सेट ऑफ नॉलेज के साथ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, वो आपका सही हुआ। क्यों सही हुआ, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन वो था, एक्चुअल इस तरीके से करना चाहिए था। तो गेसेस अगर आपके यहाँ मॉक टेस्ट में सही हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वहां भी सही होंगे। बट आपको ये नॉलेज होना जरूरी कि आपका जो माइंड सेट था विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो सही था या गलत था, और वो माइंड सेट आप अगेन वापस से आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जो आपको खुद ही निकालनी पड़ेंगी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट डेफिनेटली दीजिए, कम से कम 10 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। फेज 1 के लिए कम से कम 10 मॉक टेस्ट दीजिए, और देने के साथ साथ आपको वो चीजें एनालाइज भी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद छोड़ नहीं देना है, दीजिए, उसको एनालाइज करिए, उससे कुछ लर्निंग लीजिए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में फिर उसको इंप्लीमेंट करिए। फिर देखिए, जब आप थ्रू आउट 8-10 मॉक टेस्ट में सेम माइंडसेट के साथ आप करेंगे, तो आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, और वो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपको एक एज देगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। मॉक टेस्ट डेफिनेटली देने हैं आपको। The last and the most important, I can say the most important, is that not referring to previous year questions. Guys, this is the most important mistake, most common mistake दो एस्पिरेंट्स करते हैं, कि एक बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी नहीं समझते हैं। देखिए, आपको कितना पढ़ना है, किस डेप्थ पे कौन सी चीजें आ रही हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है, सपोज मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की, मान लीजिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आपके क्लरिकल एग्जाम में भी आती है, ठीक है, आपके रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में भी आ रही है, मल्टीपल एग्जाम्स में आती है। बट द थिंग इज कि किस लेवल पर आ रही है, कितनी डेप्थ पे आपको पढ़ना है। आपने जो चीजें पढ़ी हैं, क्या इस आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे फ्रेंड्स। बिलीव मी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आपने किस लेवल पर पढ़ा है, आपने इस लेवल पर पढ़ा है, आरबीआई की लेवल रिक्वायरमेंट इस लेवल पर है, तो पर्पस ही मीट नहीं हो पा रहा है। रिक्वायरमेंट जब मीट नहीं हो पाएगी, तो आप एग्जामिनेशन कैसे क्लियर कर पाएंगे? तो वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइज किसी भी हालत में आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो ऐसे चीज हैं जो आपको देने ही देने हैं, करना ही करना है। चाहे कॉम्पोनेंट में थोड़ा सा कम पढ़ लीजिए, ठीक है, चाहे तो 1 महीने के 15 दिन के करंट अफेयर्स कम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट और यहाँ पे साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, इसको नहीं छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। इसकी कॉस्ट पे आप कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे। आप नई चीज चाहे तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए, एग्जिस्टिंग को रिवाइज कर लीजिए। मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, इसको नहीं छोड़ सकते। अगर आपने पीवाईक्यू कर लिए, बिलीव मी, आपका जो कॉन्फिडेंस एग्जाम में रहेगा वो एक अलग लेवल पे रहेगा। आपके माइंड को पता है बेसिकली कि आपने पीवाईक्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब पीवाईक्यू में अच्छा परफॉर्म करना मतलब जो आरबीआई का जो माइंड सेट है, जो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, उसको आप मीट कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली जब आप इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप इस एग्जाम में भी अपना बेस्ट दे पाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये वो 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं फ्रेंड्स, जो सुनने में बहुत कॉमन लग रही हैं, लेकिन इसको बेसिकली यहां पर गाइस, इसको बहुत ही
बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स भी हैं, बहुत छोटी मिस्टेक्स भी, दोनों ही कैटेगरी में फॉल होती है, लेकिन ऐसे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा इसको अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कमिट करते हैं, जिसके चलते उनका जो सिलेक्शन के चांसेस है, फेज़ 1 में ही वो रुक जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा आप, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने के लिए आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। अभी 5-6 दिन पहले का ही वीडियो आपको बहुत आसानी से ऊपर ही मिल जाएगा। इसको देखिए, आपको सारे कंपोनेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनिटली पता चल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग कि 2025 के लिए जो यहाँ पे 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2024 का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, ये 2024 का प्रिपरेशन हाफ एग्जाम हाई प्रिपरेशन के साथ दे रहे हैं गाइज, उनके लिए हमने यहाँ पे 2025 का यहाँ पे एक हमने यहाँ पे लक्ष्य बैच जो कि हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसको हमने लॉन्च कर दिया। यहाँ पे इसका पार्ट जरूर बनिए। यहाँ पे यू कैन सी द डेडिकेटेड फैकल्टीज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, और सारे ही फैकल्टीज के पास एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 5+ इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपके सारी फैकल्टीज रहेंगी और चीज़ों को इतने बेसिक लेवल पर लेकर जाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि आप बेसिकली आपसे सारी चीज़ें आती हैं। इनको हमारी क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको कोई बुक रेफर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको किसी भी तरीके की चीज़ रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी या बहुत ही कम रिवीजन देना पड़ेगा। चीज़ों की हम बेसिकली हम फोकस करेंगे चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग पार्ट पर समझाने की। हम यहाँ पे याद नहीं करवाएंगे, हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, और एक बार आपने चीज़ें समझ ली उसके बाद आपको चीज़ें रिवाइज भी नहीं करनी है, उसके बाद आपको कोई नई बुक रेफर भी नहीं करनी है। बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे 2025 के लिए हमने डेडिकेटेड बैच हमारा कोर्स हमारा लॉन्च हो गया है। अभी क्लासेस हमारी स्टार्ट होना बाकी है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसके सारे डिलीवरेबल्स, सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। एंड गाइज, अगर आपको यहाँ पे बेसिकली डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज द कूपन कोड। आप ये वाला कूपन कोड प्रकाश, जो कि मेरा नेम है, आप इसको एज अ कूपन कोड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं गाइज, और इसको यूज करने के बाद ड्रास्टिक रिड्यूस होगा प्राइस में और आपके लिए कोर्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बन जाएगा। एंड फ्रेंड्स, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर डू ज्वाइन माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम ग्रुप है बेसिकली मेरा, ये मेरा टेक्स्ट बुक का ही टेलीग्राम पर्सनल है, तो यहाँ पे आप इसको जरूर ज्वाइन करिए गाइज। इसको ज्वाइन करने के बाद बहुत फायदे मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे हम डिस्कशन अलग अलग करेंगे, मैं आपको बहुत अपडेट्स दूंगा सारी चीज़ों की, और आपको जो भी क्वेरी होगी आप कभी भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं पर्सनली करूंगा। तो यहाँ पे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको वाया वाया करके मेरे पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। डेडिकेटेड वे में आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। तो इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिएगा इस, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए। उसके बाद फिर आप जो भी चीज़ें आपको डाउट होंगी विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजी, विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स की कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या कोई क्वेरी, आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और दैट विल बी रिजॉल्व। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके बाद हम और मिलेंगे कुछ और नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।